अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने दोनों इसके मॉडल्स पढ़े हैं जो एंजाइम के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करें। अगर आपको दोनों मॉडल्स में से किसी में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछें। और इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे वो तमाम फैक्टर्स जो एंजाइम की एक्शन के रेट के ऊपर यानी कि एंजाइम के एक्शन की टाइमिंग के ऊपर अफेक्ट करते हैं, एंजाइम के एक्शन को जो इंक्रीज़ करवा देते हैं, एंजाइम के एक्शन को जो डिक्रीज़ करवा देते हैं, एंजाइम के एक्शन को जो स्टार्ट और स्टॉप करवा देते हैं। ऐसे तमाम फैक्टर्स, ऐसी तमाम चीज़ें जो एंजाइम के एक्शन पर असरअंदाज होती हैं, इस लेक्चर में हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत इजी है, बहुत मज़े का है, बस समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है एंजाइम की एक्टिविटी। एक तो टेम्परेचर, शुरू से हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा एंजाइम्स स्पेसिफिक होते हैं टेम्परेचर को लेकर। टेम्परेचर का एक बिल्कुल सेट टेम्परेचर होना ज़रूरी है। अगर टेम्परेचर आगे पीछे होता है तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी डिस्टर्ब हो जाती है, ये बात तो हमें पता है। बाकी इन डिटेल इसमें हमें क्या डिटेलिंग दी हुई है इसकी हम देखते हैं। हीट इंक्रीजेस मॉलिक्यूलर मोशन। हम लोग केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई गैस है, ठीक है, अगर आप उसे हीट प्रोवाइड करो तो उसके मॉलिक्यूल्स एक्साइट होकर बहुत ज़्यादा तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर देते हैं, उसकी मूवमेंट को, उसकी मोशन को, मॉलिक्यूल्स की मोशन को इंक्रीज़ कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एज द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम जीरो, रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड एंजाइम विल गेट मोर एंड मोर काइनेटिक एनर्जी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर को राइजेस करोगे ज़ीरो से, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रिएक्टिंग सबस्ट्रेट के जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे, सबस्ट्रेट के वो मॉलिक्यूल्स जिन्होंने एंजाइम के साथ रिएक्ट करना होगा, और एंजाइम दोनों की काइनेटिक एनर्जी यानी कि दोनों की मोशन, दोनों की मूवमेंट इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा इनकी मोशन, इनकी मूवमेंट, इनकी काइनेटिक एनर्जी, इनका रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा। दिस इंक्रीजेज द चांस ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन एंड सो द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इसकी वजह से सक्सेसफुल कोलिजन हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से दोनों एंजाइम्स और सबस्ट्रेट आपस में कोलाइड होकर बाइंड हो सकते हैं, और रिएक्शन का रेट, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन का टाइम इंक्रीज़ हो सकता है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन परफॉर्म हो सके। रेट ऑफ रिएक्शन के इंक्रीज़ होने का मतलब ये है। अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फिर तो देर लगेगी ना। रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होने का मतलब है कि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो सके। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक क्वान्टिटी है जो MCQs में पूछते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, जब आप हमेशा 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से आपने 20 कर दिया, 0 से 10 किया, 10 से 20 किया, 20 से 30 किया, या फॉर एग्जांपल आपने 22 से 33 कर दिया, 32 कर दिया, या आपने 45 से 55 कर दिया। अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे, द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी डबल्स अप्रॉक्सीमेटली। तो पहले एंजाइम जितना भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा था, अब उसकी स्पीड बिल्कुल एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। तो एंजाइम की एक्टिविटी की स्पीड डबल कब होती है? जब टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाए, ठीक है। पहले जितना भी था उससे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड आप बढ़ा दोगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पहले जितनी भी थी उससे 2 गुना हो जाएगी, ठीक है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक टेम्परेचर एट विच एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी इज़ फास्टेस्ट एंड दिस इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा एंजाइम के टेम्परेचर का बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, हद से ज़्यादा तो कोई भी चीज़ अच्छी नहीं होती है, नुकसानदेह ही होती है। अगर हमारी बॉडी में हर एक चीज़ की लिमिट सेट है, तो अगर सेट लिमिट से बाहर वो चला जाए तो फिर नुकसानदेह होगा। और सेट लिमिट के अंदर अंदर रहते हुए वो टेम्परेचर जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक है, कि जितना टेम्परेचर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी के लिए होना चाहिए, जितना टेम्परेचर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को फास्ट करेगा, वो सूटेबल टेम्परेचर क्या कहलाता है? ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। कि हाँ जी, ये टेम्परेचर ऑप्टिमम है, इतने टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम की एक्टिविटी फास्ट हो जाएगी, इतने टेम्परेचर को बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी डबल हो जाएगी। तो वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? वो सूटेबल टेम्परेचर कहलाता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर
फॉर एंजाइम्स फाउंड इन ह्यूमन इज़ 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी के एंजाइम्स के फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी का जो सेट टेम्परेचर है, जो सूटेबल टेम्परेचर है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जिन पर बॉडी के एंजाइम्स की एक्टिविटी प्रॉपरली परफॉर्म हो सके, वो है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली होता है। आफ्टर दिस पॉइंट द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी विल डिक्रीज। अगर आप टेम्परेचर इससे ज़्यादा बढ़ा दोगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी के एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी डिक्रीज। और अगर आप टेम्परेचर इतना बढ़ा दोगे कि 37 से 45 डिग्री या 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के पहुंचा दोगे, तब तो सिर्फ एक्टिविटी ही डिक्रीज़ नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, एक्टिविटी के डिक्रीज़ होने के साथ साथ द एंजाइम एक्टिविटी विल बी स्टॉप्ड। एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी बिल्कुल स्टॉप। तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 पर बिल्कुल ऑप्टिमम टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर है। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है, इस पर एंजाइम्स प्रॉपर्ली फंक्शन परफॉर्म करेंगे। बट अगर इससे आप बढ़ा दोगे तो आपके एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी, होती जाएगी, होती जाएगी। और अगर टेम्परेचर पहुँच गया आपका 45 to 50 तक के, तो आपकी बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो जाएगी स्टॉप। एज एंजाइम्स बाइंडिंग साइट विल डी नेचर। और क्यों स्टॉप होगी, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारे एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए एंजाइम सबस्ट्रेट का अटैच होना ज़रूरी है, और अटैच होने के लिए एक्टिव साइट का होना ज़रूरी है। और जब हमारी एक्टिव साइड, हमारी बाइंडिंग साइड वो ही डी नेचर हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर हम लोगों ने पढ़ा है कि प्रोटीन्स डी नेचर हो जाते हैं। प्रोटीन्स डी नेचर हो जाते हैं तो प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स डी नेचर हो जाते हैं। अमाइनो एसिड्स डी नेचर हो जाते हैं तो अमाइनो एसिड्स एक एंजाइम की एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर अमाइनो एसिड से डी नेचर हो गए, प्रोटीन से डी नेचर हो गया, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट डी नेचर हो जाएगी, कोई सबस्ट्रेट अगर अटैच नहीं होगा तो एक्टिविटी कैसे होगी, एक्टिविटी भी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये है रीज़न। सो सम बैक्टीरिया लिव इन hot springs. Some bacteria live in hot springs, so optimum temperature for their enzymes is more than 37 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ पर बात की जा रही है कुछ बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया कुछ गर्मी में भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो उनकी बॉडी, उनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो है अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अबव 37 डिग्री सेंटीग्रेड भी वो सर्वाइव कर लेते हैं। सच एंजाइम्स हैव बीन यूज्ड इन बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स एंड डिटर्जेंट्स। ऐसे जो एंजाइम्स होते हैं जो हॉट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, वो हमारे बायोलॉजिकल वॉशिंग पाउडर्स में या डिटर्जेंट्स में यूज़ होते हैं। दैट्स वाई क्लॉथ वॉशिंग नीड ल्यूक वार्म वाटर, नॉट टू हॉट। इसलिए अगर आपको कपड़े धोने हैं, अच्छे से उनका मैल निकालना है, तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत नहीं होती। जो लोग बहुत ज़्यादा गरम खौलता हुआ पानी डाल देते हैं तो कपड़ों को भी नुकसान होता है, और साथ साथ धुलाई क्या होगी, कपड़ों को ही पहले नुकसान हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा गर्म पानी की नहीं, बल्कि बिल्कुल गुनगुना सा नीम गर्म पानी, ल्यूक वार्म वाटर, जिसका टेम्परेचर बस थोड़ा सा ज़्यादा हो, उस पानी की ज़रूरत पड़ती है, ताकि जो हमारे पाउडर्स हैं और जो हमारे डिटर्जेंट्स हैं वो प्रॉपरली फंक्शन परफॉर्म कर सकें। अगर आप ठंडे पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा गर्म पानी के अंदर पाउडर डिटर्जेंट डालोगे तो उतने अच्छे तरीके से कपड़े नहीं धुलेंगे जितना ल्यूक वार्म वाटर में धुल जाएंगे, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है ल्यूक वार्म टेम्परेचर की, किनको, वॉशिंग पाउडर्स और डिटर्जेंट्स को। ठीक है, सो ये टेम्परेचर हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर पीछे, अभी हमारे पास थे यहाँ पर कुछ डायग्राम और ग्राफ हमें दिया हुआ था, एक टेबल और ग्राफ, ये हम लोग यहाँ पर अभी पहले देखेंगे। इसमें हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेचर और एंजाइम का रिलेशनशिप इसमें आपको बता रहे हैं। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होता है, तो देखते हैं। अगर यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और यहाँ पर ये है एंजाइम की एक्टिविटी, रिएक्शन वेलोसिटी, रिएक्शन स्पीड है यहाँ पर, और यहाँ पर टेम्परेचर है। फिर आपने 10 से कर दिया यहाँ पर 20, तो ये देखो ये हो गई एग्जैक्टली डबल। फिर 20 से आपने कर दिया यहाँ पर 40, तो ये हो गई उसकी भी डबल। इस तरीके से जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जा रही है। बट फिर यहाँ पर आगे एक ऑप्टिमम लेवल, यहाँ तक कि आपके एंजाइम की स्पीड बढ़ती रही, फिर आगे आपके पास एक ऑप्टिमम लेवल जो एक सेट टेम्परेचर है, जो बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ के ऊपर परफॉर्म हो सकती है। आप देख सकते हो यहाँ पर आप लोग के नीचे किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, हाँ, स्पीड बढ़ रही है एंजाइम की एक्टिविटी की, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम है। ऑप्टिमम लेवल वो है कि इतनी ज़्यादा स्पीड और कहीं पर भी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल मैक्सिमम लेवल है। बट यही वो लेवल है कि अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे, अगर आपने इससे भी ज़्यादा, देखो, अगर आपने 40-45 से ज़्यादा इसको इंक्रीज़ कर दिया, तो फिर उसके बाद इंक्रीज़ होने के बजाय
ये क्या हो जाएगा, एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज़ होती जाएगी और एक वक्त आएगा कि वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आना चाहिए। इसको ग्राफ के थ्रू ऐसे एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक टेम्परेचर दिया हुआ है, ये पीएच का टेम्परेचर है, जो हम पीएच को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।